हेलो एवरीवन। मैं हूँ एग्ज़ाम रक्षक। और जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी ने अपने सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो एलिजिबिलिटी है, जो एज ग्रुप है, जो भी क्राइटेरियाज़ हैं, वो आपको बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो पहले कयास लगाए जा रहे थे, अजम्पशंस लगाए जा रहे थे, या रूमर्स हम कह सकते हैं कि वेंडर जो चेंज होने की बात थी कि भाई वेंडर चेंज होने के बाद जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, या जो आपके सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्जिन होता है वो चेंज हो जाएगा। तो उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए एक तो मैं आपके सामने आया हूँ, और दूसरा अगले 60 दिनों के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा एग्ज़ाम जो है वो अगस्त के अंदर शेड्यूल है, तो लगभग 60 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इन 60 दिनों को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, क्या-क्या हमें अपनी अप्रोच रखनी है, क्या प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है, उनके बारे में आपसे यहाँ पे बात करूँगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे नोटिफ़िकेशन की। इस नोटिफ़िकेशन के अंदर मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा कि लास्ट डेट और टाइम क्या है आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का। तो वो है 4 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक। अब देखिए, 4 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को जो है वो भर दें। क्योंकि देखिए एंड में जो है वो वेबसाइट से जो है वो काम नहीं करती है, हैंग करती हैं। तो उससे बेहतर है कि हम शुरुआत में ही अपने फॉर्म को भर दें, जिससे बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन उससे पहले आप एक बार नोटिफ़िकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो हमारा एग्ज़ाम है वो टियर 1 की अगर मैं बात करूँ, तो 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक जो है वो शेड्यूल किया गया है। यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने हमारे पास हैं। इन 2 महीने में क्या करना है इसकी बात भी हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हाईली मोटिवेटेड फ़ील करोगे। टियर 2 जो है उसकी जो शेड्यूलिंग की गई है वो की गई है दिसंबर 2025 में। अब देखिए वैसे तो ये दोनों डेट्स जो हैं वो टेंटेटिव शेड्यूल है। टेंटेटिव का मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है, जो भी संस्थाएँ होती हैं वो अगर अपने टेंटेटिव डेट्स डालती हैं, तो वो ऑलमोस्ट उसी डेट पर या उसके आस-पास ही जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। तो हमें उतना उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपनी तैयारी पे फ़ोकस करना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा, देखिए ये सारी वो पोस्ट हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी पोस्ट पर आप जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं आने वाले कुछ समय के अंदर। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि इस बार जो वैकेंसी है वो है 14,582, यानी 14,582 वैकेंसीज़ हैं। ये अप्रोक्स वैकेंसीज़ हैं, ये भी बढ़ सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये कोई फिक्स वैकेंसीज़ हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन इस बार वैकेंसीज़ जो हैं वो और भी बढ़ सकती हैं, ऐसा भी जो है वो कयास लगाया जा रहा है। ठीक है? तो इन पर भी हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपनी प्रिपरेशन को जो है वो तेज़ रखना है। हाँ, मेन बात जो है वो है हमारे स्कीम की टियर 1 एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो देखिए, वेंडर चेंज होने की बात जो की जा रही थी कि भाई वेंडर चेंज होने के बाद चीज़ें बदल जाएँगी, आपके टियर 1, टियर 2 बदल जाएँगे, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो बदल जाएँगी। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। टियर 1 के अंदर वही 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीज़निंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ठीक? सभी के 25 क्वेश्चन्स हैं और सभी के 50 मार्क्स हैं, और वही 1 घंटे के अंदर एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। अगर मैं बात करूँ टियर 2 की, तो टियर 2 भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, और इसमें वही 2 सेक्शंस हैं, जो आपके मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीज़निंग की बात करता है, यहाँ पर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की। और हमें पता है कि कंप्यूटर जो टेस्ट होता है हमारा, वो क्वालिफाइंग होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सेम बिल्कुल पैटर्न जो है वो रखा गया है, वही मैथमेटिक्स के 30 सवाल, रीज़निंग के 30 सवाल और 180 मार्क्स। जैसा कि हमें पता है कि मेंस के अंदर जो है वो हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। प्रीलिम्स के अंदर 2 मार्क्स होता है और मेंस के अंदर 3 मार्क्स होते हैं। तो हमें ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अब ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब बात ये है कि भई हम इस एग्ज़ाम के लिए आगे प्रिपेयर जो कर रहे हैं उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं? क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है? उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रीवियस 2 साल की कट ऑफ। देखिए, 2024 में जनरल के लिए कट ऑफ जो गई है वो है 152.97, यानी ऑलमोस्ट 153 मार्क्स जो है वो कट ऑफ गई है आउट ऑफ 200। 200 में से 153 मार्क्स 2024 के अंदर कट ऑफ रही थी। और अगर मैं 2023 की बात करूं तो 150 मार्क्स, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज लेकर चले तो 150 प्लस जो है वो 2 साल से कट ऑफ जा रही है। अब देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि एसएससी जो है वो अपना पेपर थोड़ा-सा हल्के लेवल का पूछ रहा है। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ
चाहे कितना भी आसान पेपर हो, आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। चाहे कितना भी आसान क्वेश्चन एसएससी पूछ ले, लेकिन 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और उसमें एक्यूरेसी बना के रखना, उसमें जो है वो स्पीड बना के रखना, वो बहुत ही एक तो मेहनत का काम है। तो वो इतना आसान नहीं है। दूसरा कारण इसका ये भी है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पढ़ने वाले तो पहले भी पढ़ते ही थे, आज भी पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अब चीज़ें आसान इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि आपको आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, ऑनलाइन आपको रिसोर्सेज़ मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता नहीं है। तो इसलिए भी जो कट ऑफ है वो हाई हो रही है, और आगे भी हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर कट ऑफ रहे। लेकिन देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कभी भी कट ऑफ का अंदाज़ा पहले से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि देखिए, आप जब तक अपने पेपर को देखेंगे नहीं, अपने पेपर को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का है, आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, बाकी लोगों ने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, और उसके हिसाब से कट ऑफ जो है वो निकाली जाती है। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को ध्यान में रख के चलेंगे कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर 150 प्लस कट ऑफ गई है, तो इसका मतलब आगे भी ऐसा हो सकता है। तो सेफ स्कोर के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, ये तो हमें पता ही है कि हर के जो सब्जेक्ट है उसके 25 क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 50 मार्क्स का आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? 23 के अंदर 150 कट ऑफ गई है, 24 के अंदर 153 के आसपास कट ऑफ जो है हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने नेट करेक्ट जो रखने हैं वो 75 क्वेश्चंस रखने हैं। नेट करेक्ट से मेरा मतलब ये है, काट-पीट करके अगर आप 80-85 अटेम्प्ट करते हो, तो काट-पीट करके आपके 75 जो क्वेश्चन्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, तब आपके मार्क्स बनेंगे 150। देखिए, डिफ़िकल्ट है, मुझे पता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। वैसे तो नॉर्मलाइज़ेशन से भी मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन हमें अगर एक सेफ्टी क्राइटेरिया फ़ॉलो करना है, तो हमें अपनी एक्यूरेसी को, अपनी स्पीड को मेंटेन करना होगा, और 150 प्लस स्कोर जो है वो करने की कोशिश करनी होगी। अब ये 150 स्कोर हम करेंगे कैसे? इसके लिए मेरे पास 2 प्रैक्टिकल अप्रोच हैं। देखिए, सबके लिए चीज़ें हो सकता है अलग-अलग साबित हो सकती हैं, लेकिन मैंने एक जनरल केस को लिया है और उसमें से 2 जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच बनाई हैं। एक अप्रोच वो है जिसमें आपकी मैथ्स अच्छी है, जिसमें आपके मैथ्स या रीज़निंग में स्कोर ऑलमोस्ट 95 प्लस बनता है 100 में से, और दूसरी अप्रोच वो है जिसमें आपकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, जितनी होनी चाहिए, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं है कि बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आते। क्योंकि अगर इतनी बुरी है तो फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, या इम्पॉसिबल ही मान लीजिए आप, इम्पॉसिबल ही है सिलेक्शन होना, क्योंकि अगर आपकी मैथ्स बिल्कुल ही वीक है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा, तो आपको उस पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी पहली प्रैक्टिकल अप्रोच पे आता हूँ, जिसमें आपकी जो मैथ्स पे कमांड है वो बढ़िया है। तो मैथ्स की कमांड आपकी अगर अच्छी है, तो आप एटलीस्ट 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं मैथ्स और रीज़निंग के अंदर, ठीक है? कितना? 95। अब इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 48 क्वेश्चंस जो हैं वो नेट करेक्ट करने होंगे, और ये किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपकी मैथ्स अच्छी है उसको और अच्छा कीजिए, और उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो आप वो भी कीजिए। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग को, अपनी स्पीड बनाने के लिए, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए जितनी ज़्यादा हो सकती है आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया है, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसका मतलब आपको बस अब स्पीड और एक्यूरेसी बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने मैथ्स और रीजनिंग को साथ में रखा है, क्योंकि दोनों जो है वो सिमिलर टाइप के स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, है ना? दोनों में आप फुल में से फुल भी स्कोर कर सकते हैं। लोगों ने 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस के ठीक किए हुए हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, वोकैब और जो है इसकी रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसके अलावा जो है आपको ग्रामर की और जो आपके वर्ड्स होते हैं उन सबकी डेली प्रैक्टिस करनी है, और एटलीस्ट आपको ट्राई करना है 35 प्लस मार्क्स स्कोर करने का, जिसके लिए आपको 18 क्वेश्चंस नेट करेक्ट सही करने हैं, ठीक है? 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 इंग्लिश में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? एसएससी का जो लेवल रहता है इंग्लिश का, वो इतना है कि आप अगर थोड़ी अच्छी तैयारी करते हो, तो आपके आराम से 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में जो है वो आंकड़ा रह सकता है, ठीक है? अभी प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना भी बिल्कुल डेडलाइन में लेके नहीं चलना है कि हमें 18 ही क्वेश्चन सही करना है, लेकिन आपको इसके आसपास 17 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको सही करना है, लेकिन एक मैं आपको एक एवरेज बता दूँ तो 18 क्वेश्चंस आपको नेट करेक्ट करने ही हैं।
अब देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपकी मैथ्स बढ़िया है, रीजनिंग आप कर ही देंगे, इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के थे या जिनको अपनी इंग्लिश पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उन लोगों ने एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया है। अब देखिए आपको सबसे पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंस रखना होगा कि भाई आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ही सारी चीज़ें की जा सकती हैं, तो आपको इन चीज़ों का कॉन्फिडेंस रखना है कि आप इंग्लिश के अंदर ये जो 18 क्वेश्चंस हैं इनको ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जीके जो है वो वीक होगी, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डेडिकेट किया है मैथ्स को, रीजनिंग को, इंग्लिश को। तो जीके में आपको क्या करना है, देखिए जीके में मैंने आपके लिए बिल्कुल एकदम बेयर मिनिमम जो है क्वेश्चंस रखे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आपको नेट करेक्ट करने हैं, और ये बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इस जीके के अंदर जो लगभग हर कैंडिडेट सही करता है। अगर हर कैंडिडेट ये चीज़ सही कर रहा है तो वो तो आपके भी ठीक होनी चाहिए। उसके अलावा आप थोड़ा-सा और एफर्ट अगर इसमें लगाते हैं तो आप 10 से 12 क्वेश्चंस आसानी से सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ़ उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो बार-बार पीवाईक्यूज़ के अंदर पूछे गए हैं, कम से कम पिछले 10 सालों के अंदर। आप अगर देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, बार-बार उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर अपना फ़ोकस जो है वो बना के रखना। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। उसकी हेल्प के लिए मैंने एक टीवाई की सीरीज़ भी शुरू की है, जो है 50 डेज़ के अंदर 50 टॉपिक्स हमारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले 10 सालों में बार-बार रिपीट हुए हैं, उनसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, जिससे आपका जो टाइम है वो बचेगा और आप उस टॉपिक को भी बढ़िया तरीके से कवर कर पाएँगे। अभी तक 2 वीडियोज़ इसके अंदर आ चुकी हैं, होपफुली तीसरी वीडियो आज या कल में आ जाएगी, और मेरा टारगेट है जुलाई के एंड तक ये कंप्लीट करवाना। और बीच में मैं बाकी भी वीडियोज़ डालूँगा इसमें, जैसे स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स या टिप्स होंगी, या फिर इस तरीके की चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा करंट अफ़ेयर्स किस तरीके से पढ़ना है, या फिर इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स की एक प्लेलिस्ट बना कर के मैं डाल दूँगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो जीके के अंदर अच्छे हो पाएँ। कम से कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ। लेकिन देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप मेरी पीवाई की सीरीज़ भी फ़ॉलो करते हैं, तो 20 प्लस मार्क्स तो आप आसानी से ले सकते हैं। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज़ को इस तरीके से अरेंज किया है कि वो टॉपिक मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा सकूँ, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको इस तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो करते चलना है। अब दूसरी जो हमारी अप्रोच है, उसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो मैथ्स पे कमांड है वो उतनी बढ़िया नहीं है, ठीक? तो मैथ्स पे कमांड अगर आपकी इतनी बढ़िया नहीं है, फिर भी आप रीज़निंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रीज़निंग के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मोर एंड मोर क्वेश्चंस की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रीज़निंग में प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप आसानी से 45 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 23 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। ऐसा किया जा सकता है। इसमें देखिए मैथ का इतना रोल नहीं होता है। आप रीज़निंग को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और एसएससी में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एसएससी के अंदर जो रीज़निंग है, वो इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है? आपको बस क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो क्योंकि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो आपको इंग्लिश पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा, और इसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा 18 से डायरेक्ट 25 पे नहीं भेजा है। आपको 20 क्वेश्चंस नेट करेक्ट करने हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रामर और वोकैब की प्रैक्टिस करनी है। 40 मार्क्स आपको इसमें लेकर के ही आने पड़ेंगे। आपको 40 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, और आप ला सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो, चाहे आपने किसी भी तरीके से पढ़ाई की हो, लेकिन प्लीज़ एक बार आप पीवाईक्यूज़ को अटेम्प्ट करो, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे जो आपने पढ़े होंगे या आपको आते होंगे, लेकिन आपने अभी तक ट्राई ही नहीं किया, तो हमें लगता है कि भाई हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है? तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जीके। देखो मैथ्स अच्छी नहीं है, तो जीके पे तो काम करना पड़ेगा, या फिर मैं ये मान के भी चलता हूँ कि जिन लोगों का ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड होता है, उनकी मैथ्स थोड़ी-सी वीक होती है। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है और आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का है, आर्ट्स का बैकग्राउंड है, तो देखो आपने वही चीज़ें पढ़ी हैं, आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़े से फैक्ट्स वगैरह याद रखोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी, तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपके लिए टारगेट रखा है एटलीस्ट 35 प्लस मार्क्स। इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 17 प्लस क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट करने होंगे। कर सकते हो। देखो, जहाँ आप 10-12 क्वेश्चंस कर सकते हो आसानी से, वहाँ पे 15-16 क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए बस आपको थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपको पीवाईक्यूज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत है। जो टॉपिक्स पीवाईक्यूज में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। उनको अच्छी तरीके से होल हार्टेडली आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हो, तो मेरी बात आप लिख लीजिए, आप 17 या 20 प्लस क्वेश्चंस जो है वो जीके के अंदर सही कर सकते हो। इस बार लोगों ने किए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, हो सकता है आगे भी मुश्किल ना हो, लेकिन आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। और अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में भी आपको कम से कम 17 क्वेश्चंस नेट करेक्ट करने हैं, 35 प्लस मार्क्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अब देखिए, इनको आप अपने हिसाब से थोड़ा-थोड़ा ऊपर-नीचे कर सकते हो कि भाई मैथ्स में मुझे थोड़े से कम सही करने हैं या फिर ज़्यादा सही करने हैं, या जीके में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता हूँ, या फिर इंग्लिश में मैं थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता हूँ। क्योंकि रीज़निंग में तो आपको स्कोप कम मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सही ही करते हैं। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के दिन देखो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। हम जो भी प्रिपरेशन करके जाते हैं, जो भी हम पहले से हमारे जो भी प्लान्स बनाते हैं ना, वो प्लान्स वहाँ पे धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम प्रेशर भी होता है, ठीक है? तो आपको ऐसा कुछ इतना भी रिजिड नहीं होना है कि भाई मुझे 23 क्वेश्चन उसमें करने हैं तो करने ही है, या मुझे 17 क्वेश्चन करने हैं तो करने ही है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आता है, तो ज़बरदस्ती तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना भी नहीं कि भाई आप 40 ब 45 क्वेश्चन ही जो है वो अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि उसमें भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर 50 से कम या 60 से कम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो और आप जनरल कैटेगरी में हो, तो बहुत ही कम चांस है कि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर होगा। तो आपको तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई पेपर अगर बहुत डिफ़िकल्ट आ गया तो कट ऑफ इतनी कम जा सकती है। देखिए, कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर हो, बहुत कम कट ऑफ नहीं जाएगी। 130, 35, 40 तक तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, ठीक है? उसके लिए आपको 65, 70, 75% तक आपको जाना ही पड़ेगा। आपको अगर सेफ खेलना है, तो आपको 75 का टारगेट लेकर ही चलना पड़ेगा, ठीक है? पर ऐसा भी नहीं है कि आप 70 के आस-पास पहुँच रहे हो और ज़बरदस्ती 75 करने के चक्कर में आपने तुक्के मार दिए। ऐसे अंधे तुक्के भी नहीं मारने हैं कि बस बिल्कुल बी लगा तो बी मार दिया, सी लगा तो सी मार दिया, ऐसा भी नहीं करना है। आपको थोड़ा-सा दिमाग से खेलना है, आपको एलिमिनेट करके चलना है चीज़ों को, आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से रिवाइज़ करना है और चीज़ें आसान हो जाएँगी, ठीक है? अब एक लास्ट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है कि क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो ऑलमोस्ट अभी हमने बात की थी अगस्त के अंदर शेड्यूल्ड है, 13 अगस्त से हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। और इन 2 महीनों को मैं 30-30 दिन के 2 पार्ट में बाँटना चाह रहा हूँ कि भाई 60 दिन हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। तो पहले जो 30 दिन होंगे, उसमें हम नई चीज़ें पढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनटच्ड होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि भाई ये या तो छोटा टॉपिक है, या मैंने कभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कभी ना कभी ये पढ़ा हुआ है और अभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने इसे नहीं पढ़ा। तो आप अभी उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक को बाय हार्ट कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनानी है। किसी भी नए टॉपिक को आप पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं है कि बस आपने उसको पढ़ के छोड़ दिया, आपको उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आपको प्रैक्टिस भी साथ में करनी है, एटलीस्ट 1 मॉक डेली। डेली का आपको कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, ठीक है? अगर आप 1 मॉक टेस्ट डेली का लगाते हो, आप उसको एनालाइज़ करते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला। और अभी से आप, यानी कि अब 2 महीने हमारे बचे हुए हैं, अब आप करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, पिछले 1 साल के। और देखिए, करंट अफ़ेयर्स के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ होंगे। मैं भी आपके लिए करंट अफ़ेयर्स का कुछ जो है वो वीडियोज़ वगैरह लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको थोड़ा-सा फ़ायदा हो। लेकिन मेरी जो सलाह आपको रहेगी कि भई आपको किसी भी एक मैगज़ीन को पकड़ना है, मंथली मैगज़ीन, कोई आपको वीकली वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। मंथली मैगज़ीन 2 से 3 दिन में आप ख़त्म कर सकते हो, 1 वीक, 1 महीने की। और 1 साल के लिए आप जो है वो 12 महीने की मैगज़ीन्स उठाओ और अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर आपका जो भी करंट अफ़ेयर्स का पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा। उसमें से आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो, तो आप बना सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो रिवाइज़ करने में फिर आसान रहता है। दूसरा, हर चीज़ को कंसाइज़ करने की कोशिश करो। कंसाइज़ करने का मतलब ये है कि आपको चीज़ों को छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना होगा। आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि एंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवीजन आप नहीं कर पाओगे।
अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के बनाने हैं और उन शॉर्ट नोट्स को बाद में आपको बार बार रिवाइज करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप उन शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ो और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगले 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अगले 30 दिन में आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन देर इज़ ऑलवेज अ प्लेस फॉर एक्सेप्शन, यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही छोटा सा या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझसे छूट गया है तो आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन वही बात है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। ऐसा नहीं कि बस आपने उसको देख के रख दी। ठीक है, अगर बहुत बड़ा टॉपिक है तो मेरे हिसाब से आपको पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बेसिक्स और मॉडरेट लेवल तक के जो सवाल है वो आपको करने हैं या उतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि हार्ड लेवल आप उस इतने कम टाइम में कर नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, बार 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 उनको रिवाइज करना है, क्योंकि चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं अगर हम बार बार रिवाइज ना करेंगे। तो आपको बार बार रिवाइज करना है और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको ओरिजिनल सोर्स उठाना है, नहीं तो ओरिजिनल सोर्स पर आपको हाथ नहीं लगाना है। समझ में आई बात? आप बार बार अपनी बुक्स से, बार बार अपने मेन जो है आपके नोट्स, उनसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, देखिए अब शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका जो है वो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बनाए जाते हैं। इसका मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं या फिर जो बार बार प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ अगर आपके टॉपिक में है तो आपको वो अपने शॉर्ट नोट्स में लिखनी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो ही आपको मेन बुक के अंदर या फिर जो आपके मेन नोट्स हैं उनके अंदर देखना है। बाकी आपको इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब आपको अपने मॉक्स थोड़े से बढ़ाने होंगे। आपको 2 मॉक्स कम से कम 1 दिन के अंदर देने हैं। 2 मॉक देने में देखिए 2 घंटे लगेंगे, लेकिन दोनों मॉक्स को आपको अच्छी तरीके से एनालाइज़ करना है। चाहे 2-2 घंटे आपको एक मॉक के एनालिसिस में लगें, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज़ करना है, क्योंकि आप एनालाइज़ करोगे तो ही आप चीज़ें सीख पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, स्टिक टू द प्लान। जो प्लान आपने एक बार बना लिया, आप बस उसी पे टिके रहो। बार-बार प्लान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हर 2-3 दिन में, 4 दिन में आपको ये नहीं सोचना है कि ये प्लान तो मेरा बेकार है या फिर इस प्लान से तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा। पहले 1-2 दिन लगाओ, अच्छी तरीके से प्लान बनाओ, 60 के 60 दिन का शेड्यूल बनाओ और उस तरीके से काम करो जैसे ये आपका आखिरी अटेम्प्ट हो। ठीक है? अपना 100% आपको लगाना है। ठीक है? तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि शुरू के 30 दिन में क्या करना है और बाद के 30 दिन में क्या करना है। अब आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये हमारे इस वीडियो का एंड पार्ट होने वाला है और इसमें मैं आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन देने वाला हूँ। लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है कि मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी बट डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। आपको डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है, बाहर के मोटिवेशन को आपको नहीं ढूँढना है। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके खुद के पास है। आप बेरोज़गार हो, बेरोज़गारी से बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता और इसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है कि मुझे अपनी जो स्थिति है उसको बेहतर बनाना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। भाई अगर आप सोचोगे ही नहीं कि आप कर सकते हो, तो आप कर भी नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहले तो ये भरोसा दिलाना होगा कि भाई आप खुद जो हो वो काबिल हो, आप अपने डिसीज़न्स ले सकते हो और आप चीज़ों को अचीव भी कर सकते हो। ठीक है? दूसरी बात ये है, जितना ज़्यादा हो सके उतनी आपको प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि ये जो पेपर है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सारे जो पेपर हैं, ये प्रैक्टिस के पेपर हैं। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो करनी ही है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है आपका भला हो सकता है। दूसरी बात, आपको हर क्वेश्चन को एनालाइज़ भी करना है। हर क्वेश्चन को एनालाइज़ करने का मतलब ये है, जिस भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो, चाहे वो आपका मॉक हो, चाहे वो आपका पीवाईक्यू हो, चाहे वो आपके किसी भी नोट्स का क्वेश्चन हो, आपको बढ़िया तरीके से उसको एनालाइज़ करना है, समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, तुक्केबाज़ी नहीं करनी है, ठीक है? तुक्केबाज़ी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका तुक्के से क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। जो भी कहता है कि भाई मेरा तुक्के से सिलेक्शन हुआ है, वो झूठ बोल रहा है, उसने पढ़ाई की है, ठीक है? आपको बढ़िया तरीके से अपना 100% देना है। आपको पता नहीं है कि आपका 100% क्या है, लेकिन जितना आपका दिमाग कहता है, जितना आपका शरीर अलाउ करता है, अब आपको थोड़ी-सी लिमिट जो है वो स्ट्रेच करनी है। अभी तक अगर आप 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ रहे थे, तो अब आपको 7-8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। एंड में तो जितना हो सके उतना पढ़ना है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई काम होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपना 100% देना ही होगा। नहीं तो फिर आप भी उन्हीं लोगों की श्रेणी में आ जाओगे,
जो एसएससी को सिर्फ फॉर्म की फीस देने आते हैं, ठीक है। और लास्ट में, हैव फेथ इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। देखिए, मुझे आप पे भरोसा है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो, इसका मतलब आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर के थोड़े सीरियस हो। और इस प्रिपरेशन में मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हमें जो हमने टाइम दिया है, जो आपने मुझे टाइम दिया है, उससे आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने आप को टाइम दो, आप अपने आप पे भरोसा रखो। आपको बस अपने प्लान पे टिके रहना है, आपको अपनी चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपको कोई भी दूसरी चीज़ अब दिमाग में नहीं लेकर के आनी। अब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि भाई मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूज़ होने का टाइम गया। अब मेहनत करने का टाइम। ये जो 60 दिन हैं, इनको ऐसे मान के चलो कि ये 60 दिन आपकी आगे आने वाली जो पूरी ज़िंदगी है, आगे आने वाले जो 60 साल हैं, उनको डिसाइड करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी है कि आप हर चीज़ अचीव कर पाओ, और आप करोगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर आपने इन 60 दिनों को यूटिलाइज़ कर लिया, तो आप अपने पिछले टाइम के जितने भी आपने टाइम खराब किया होगा, या फिर जो भी आपने किया है, वो सब चीज़ें जो है वो आपके सामने कोई महत्व नहीं रखेंगी। आपको अब इन 60 दिनों को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये 60 दिन बढ़िया से यूटिलाइज़ कर लिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है, और अगली बात जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, और 50 डेज़ 50 पीवाईक्यू सीरीज़ जो है हमारी, वो अब कंटिन्यू रहेगी। आज या कल से मैं उसमें वीडियोज़ रेगुलरली डालना शुरू करूँगा, और बीच-बीच में मैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए भी जो है वीडियोज़ डालूँगा, और बीच-बीच में आपसे बात भी करता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।